स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत। मेडिकल कंडीशन रहा अंतरिम जमानत का आधार। अभी आईसीयू में एडमिट हैं सत्येंद्र जैन। जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। 1 जून से पहले मानसून आने की उम्मीद। आईएमडी ने जारी किया अपडेट। 4 जून तक केरल तट से टकराने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन में 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में सिर्फ सदाकत का नाम रखा गया है। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से अब तक इस हत्याकांड में 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा अतीक के वकील खान हनीफ को भी पुलिस आरोपी बना चुकी है और इस तरह से मौजूदा समय में इस मामले में कुल 9 लोग नैनी जेल में बंद हैं। पहली चार्जशीट में सिर्फ एक आरोपी सदाकत खां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अन्य आरोपियों के नाम इसमें नहीं हैं। माना जा रहा है कि कुछ दिन के भीतर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पुलिस के पास अभी 25 दिन का समय है। तो पहली चार्जशीट में सदाकत का नाम दाखिल किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान खान, जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें सदाकत का नाम है। माना जा रहा है कि अभी 25 दिन पुलिस के पास हैं। अन्य आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में दाखिल किए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इरफान? पाल की हत्या के मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट शुक्रवार यानी आज जो है दायर कर दी है। पहली चार्जशीट में सिर्फ एक आरोपी सदाकत खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अन्य आरोपियों के नाम इसमें उल्लेख इसमें नहीं है। माना जा रहा है कि कुछ दिन के भीतर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सत्यम, एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि पुलिस के पास अभी 25 दिन का समय है। हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद और अशरफ असद के साथ ही गुलाम हसन अरबाज उस्मान चौधरी की मौत हो चुकी है। एक बात और स्पष्ट है सत्यम की 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से अब तक इस हत्या मामले में 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक के वकील खान दौलत हनीफ को भी पुलिस आरोपी बना चुकी है। इस तरह से मौजूदा समय में इस मामले में कुल 9 लोग नैनी जेल में जो है इसमें निरुद्ध हैं। और एक बात और सामने आ रही है सत्यम की प्रकरण में पहली गिरफ्तारी 27 फरवरी को हुई थी। पुलिस ने मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से सदाकत खान को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद 21 मार्च को अतीक अहमद के नौकर राकेश उर्फ लाला ड्राइवर के अलावा हत्याकांड में रैकी करने वाले अख्तर कटरा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और एक सबसे अहम बात बता दूं सत्यम आपको, और जो है कि हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी 1 अप्रैल को हुई जब एसटीएफ ने अतीक के नौकर शाहरुख उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया था। 4 अप्रैल को अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया करके नैनी जेल भेज दिया गया था। लेकिन 27 अप्रैल को उमेश पाल हत्याकांड में खान दौलत हनीफ की रिमांड बनवाई गई। सूत्रों की माने तो इस मामले में जेल में निरुद्ध अभी जो है 9 आरोपियों की हत्याकांड में संलिप्तता पाई गई है। जी सत्यम, इसके साथ साथ अभी अन्य आरोपी फरार भी चल रहे हैं। उसको लेकर पुलिस किस तरीके से धरपकड़ कर रही है? जी, लगातार पुलिस इसमें जो है धरपकड़ कर रही है और जो एसटीएफ डीआईजी पवन दे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो और अन्य आरोपी हैं जो पुलिस कस्टडी में जो नहीं है, हालांकि पुलिस लगातार सर्विलांस के जरिए सीडीआर के जरिए पता लगा रही है और कुछ ही घंटों में यानी कुछ ही दिनों में बहुत जल्द एक जो है बड़ा खुलासा होगा और जो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। जी सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि चार्जशीट इसमें दाखिल की जा चुकी है और अभी भी पुलिस के पास 25 दिन हैं। खबरों आगे बढ़ेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भी 9 सवाल पूछ दिए हैं। इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस की बेशर्मी की
पराकाष्ठा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे कहा है कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना में आप देश के अंदर के संकल्प को कमजोर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अपमान है उन लाखों सेवा कर्मियों का, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस चालकों का, जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की। बता दें कि 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री से जयराम रमेश ने 9 सवाल पूछ दिए, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम डॉक्टर्स, नर्स और एम्बुलेंस चालकों का अपमान है, जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की। बताते चले कि जयराम रमेश ने 9 सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने किसानों की आय दोगुनी सहित तमाम ऐसे सवाल पूछे हैं, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप्पी तोड़ें। और इस खबर पर हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। स्वामीनाथ जी, जिस तरीके से बीजेपी के 9 साल पूरे हुए और इसी दौरान जयराम रमेश ने 9 सवाल पूछ दिए हैं बीजेपी से, उसको लेकर अब पलटवार भी किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे सर? देखिए, सवाल तो सरकार से ही विपक्ष करती है। 9 सवाल, बिल्कुल 9 साल के 9 सवाल। अर्थव्यवस्था ऐसा क्यों है, देश को महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्योंकि अमीर हुए हैं और गरीब हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को मोदी जी ने मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है, आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही है, कृषि और किसान ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, काले कृषि कानून को रद्द करने समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौते को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई, ये सरकार से सवाल। भ्रष्टाचार, मित्रवाद ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ सेल का किसके कहाँ है और कहां से आए। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री से उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वह आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 5वां सवाल हमारा है सामाजिक सद्भाव। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इन सबको झूठ का पुलिंदा बताया है। नहीं, मैं और थोड़ा 2-3 सवाल और रखता हूँ। सामाजिक न्याय ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री चुप है, चाहे महिला खिलाड़ी हो, वह जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्यों जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई। पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया गया, विधायक कर दिया गया और ED, CBI, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया। जल कल्याण की योजना ऐसा क्या है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण, मनरेगा जैसी यानी जो मजदूरों के लिए कोरोना काल में एक बहुत बड़ा मजबूत तंत्र आया, उसका भी 33% पैसा पिछले 9 सालों में संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर किया गया। जल कल्याण योजना ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके जैसे कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया और जरूरतमंदों के सपनों को कुचला जा रहा है। कोरोना मिसमैनेजमेंट ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उनके हालत पर छोड़ दिया गया, न नगद राशि दिया गया और न उनके लिए संसाधन किया गया। ये कई विफलताएं सरकार की 9 है। हम लोग 9
साल में 9 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं। विपक्ष का काम है, दायित्व है कि अपना निर्वहन करते हुए देश की जनता, किसान, मजदूर, श्रमिक और आम आवाम की बात को रखना। जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा घूमकर मेक इन इंडिया की बात कहें, विश्व में विजेता की बात, विश्व गुरु बनने का कल्पना लेकर घूमे, अच्छी बात है। 1,67,000 लाख करोड़ विदेश यात्रा में और पैसा जनता का टैक्स का पैसा का उपयोग कर जिस तरह से अपने साथी बड़े पूंजीपति अडानी वगैरह को फायदा पहुंचाने का कोशिश किया गया। तो यही सवाल है, जनता का सवाल सरकार से विपक्ष ही करती है, विपक्ष से सवाल सरकार नहीं करता। आज भी प्रधानमंत्री विदेश से आने के बाद बोले कि जापान, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कैसे पक्ष विपक्ष मिलकर काम करती है और कुछ भी सरकार बोलती है तो विपक्ष उसके हामी भर के उसके साथ सहयोग करती है। तो यहाँ माहौल क्यों नहीं बनाया जाता है? वहाँ का उदाहरण दे दिए प्रधानमंत्री, जबकि जेपी नड्डा कहते हैं 14 से पहले भारत घुटनों पर था, घुटना टेकता था। इस तरह का भारत का भी अपमान होते गया और किसान का एमएसपी की बात नहीं कही गई, मजदूरों के हाथ में नवनिर्माण नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार 2 करोड़ नौकरी की बात कहा कि सरकार आई थी, 15 लाख खाते में कहा गया। आज नोटबंदी, फिर 2000 की नोट लाया गया, विफलता के कारण फिर 7 साल के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये सब जनता पे थोपते जा रहे हैं। तो जनता, ये महंगाई 400 का सिलेंडर हो गया 11 साढ़े 1100 में, और तेलहन दलहन से लेके सारा चीज टैक्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। कृषि उपकरण पे 12%, 18%, उर्वरक पर 5%, कीटनाशक पर 18%। ये निरंतर किसान पर भी बोझे बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी इससे मरते जा रहा है, चाहे दवाई का हो, तेल का हो, खाने पीने के साधन का हो, सब पे महंगाई पर कोई चीज का कंट्रोल नहीं। तो प्रधानमंत्री और भाजपा जवाब क्या देती है कि पाकिस्तान से हमारा तुलना करने लगती है कि वहाँ एक गरीबी है, चैनलों पे वही चलने लगता है। जिस तरह से देश का दुर्दशा कोरोना काल में हुआ और उससे उभरे नहीं हम लोग, उसके बाद सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए जिस तरह से उस कोरोना काल में भी बड़े पूंजीपति इतने ऊपर बढ़ते चले गए जो विश्व के दूसरे तीसरे स्थान पर चले गए, लेकिन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरह से कमजोर हुआ और जिस तरह से महंगाई बढ़ते गया, गरीबी और अत्यंत गरीब होते गए और प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब नहीं देते हैं और पार्टी उनका उल्टे चोर कुतवाल के डांटे, यानी गलती खुद करे और विपक्ष पर थोपने का काम किया गया। यही सरकार की मंसूबा है। ठीक है स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल हुई, ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और कोर्ट ने पूछा है कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करेंगे, जिसका विपक्ष के कुछ दल समर्थन कर रहे हैं तो कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं। तो ये याचिका जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि ऐसी याचिका अगर दोबारा आई तो जुर्माना भी लगाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भूदेव जी। जी धन्यवाद सत्यम जी। जी भूदेव जी, आप लोग जिस तरीके से नया संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना है और इसको लेकर याचिका भी डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी है, किस तरीके से देखते हैं सर? जी देखिए, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मान्य है। लेकिन आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसे हम देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, आज अगर वो एक महिला है और अगर वो आदिवासी समाज से आती हैं तो उनके द्वारा आज इस ऐतिहासिक
वैसे तो ऐतिहासिक क्या कहें, ऐतिहासिक तो अलग बात है। उस संसद भवन का उद्घाटन आज मोदी जी कर रहे हैं, जबकि उनसे करवाना चाहिए था। उनसे सर क्यों करवाना चाहिए था, जबकि अन्य तमाम दलों को, तमाम विपक्षी दल और भी हैं, उनको तो वो तो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, आपको क्यों दिक्कत है? नहीं, हमें क्यों दिक्कत है? 19 पार्टियां अगर इसका समर्थन नहीं कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि 19 पार्टियों का कितने देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं वो? तो आपने उस समय क्यों नहीं सोचा, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, आपने प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया था? सत्यम जी, शायद मुझे लगता है कि आपको अभी संविधान का ज्ञान नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव में जब 2 विचारधाराएं, 3 विचारधाराएं आपस में लड़ती हैं, तो उसमें प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं। तो अच्छा ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं, ठीक है भूदेव शर्मा जी ये बताइए मुझे, भूदेव शर्मा जी जरा ये बता दीजिए, आज आप बोल रहे हैं कि संसद भवन का राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए, अगर नहीं करा रहे तो उनका अपमान है। आप ये बताइए, आपके नेताओं ने बयान नहीं दिया था राष्ट्रपति को लेकर, अभद्र टिप्पणियां नहीं की थी, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी नहीं बताया था, तब अपमान कहां गया था? तब आप लोगों ने नहीं सोचा? सत्यम जी बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं भूदेव शर्मा, जरा बताइए। पहले मुझे अपनी पूरी बात करने दो। आज देश के राष्ट्रपति हैं जो सभी के लिए राष्ट्रपति है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रपति नहीं है। और संसद भवन किसी भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी के घर की नहीं है। ये देश की जनता के पैसों से बना हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर जिसको हम बोलते हैं आज वो है, वो पूरे देश का संसद भवन है। तो अगर आज उसका उद्घाटन होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि आपको नहीं पता कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बना होता है, जिसका सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। जब सर्वे सर्वा से इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है, एक प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस पर सवाल खड़े होंगे। जो नियम है, नियमों को ताक पर रखकर के इस तरह की अगर वो बातें होंगी, तो उस पर सवाल तो खड़े होंगे ना। आपने संसद भवन के अंदर जो लाइब्रेरी बनी थी, संसद भवन में जो लाइब्रेरी बनी थी, उसका राजीव गांधी से उद्घाटन क्यों करवाया था? उस टाइम राष्ट्रपति को बताना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको शायद, आपने इतने दिन से ये बहस चल रही है, आपको नहीं पता उसका शिलान्यास किसने किया था? बीवी गिरी जी ने। ये झूठ मत फैलाइए। इसका जब रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति, लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, तो इसका शिलान्यास भी मोदी जी ने किया, इसका उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। रोड का उद्घाटन करना है तो मोदी जी करेंगे, रेलवे का उद्घाटन करना है तो मोदी जी करेंगे, सड़क का उद्घाटन करना है तो मोदी जी करेंगे, एक छोटे से घर का उद्घाटन करना है तो मोदी जी करेंगे। क्या इस देश में दूसरे कोई मंत्री नहीं है? किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है मोदी जी के अलावा? क्या इस देश में केवल एक मोदी जी ही है? ये बताइए मुझे, ये बताइए ना आप मुझे। आज अगर संसद भवन का निर्माण का उद्घाटन अगर हो रहा है और देश की परिपाटी अगर गलत जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उस संसद भवन में जो 2014 के बाद जिस तरह से देश के लोगों के जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, बिना चर्चा के बिलों को पास कर दिया जा रहा है, ऐसी संसद का कोई मतलब नहीं होता। संसद केवल एक पत्थर से बनी हुई होती है। संसद का असली मतलब होता है कि वहां देश के लोगों के मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन आज देश के लोगों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है क्या? मुझे बताइए, कौन से बिल पर चर्चा हो रही है? विपक्ष की किस बात को माना जा रहा है? आज विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जो परिपाटी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जवाब दीजिए इसका। ठीक है, लेकिन विपक्षी दल तो एक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। जो संवैधानिक मूल्य है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसको मानना चाहिए। इस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये देश केवल मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले 36% लोगों का नहीं है। 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, तो उनकी भी भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए भूदेव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। वहीं सत्येंद्र जैन 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। वहीं सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया था। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान वो मीडिया के सामने रूबरू भी नहीं हो सकते हैं। तो बताते चले कि सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिल गई है।
इस खबर पर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, पिछले एक सप्ताह में 2 बार उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और अभी भी आईसीयू पर वो हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर। तो इन सभी दलीलों को लेकर सत्येंद्र जैन के जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी थी कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, लिहाजा मानवीय आधार पर उन्हें जमानत दी जाए, जिसका विरोध भी ईडी की तरफ से किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके हालात को देखते हुए उन्हें 6 हफ्ते की सशर्त जमानत दे दी है। जी, इस दौरान जो शर्तें रखी गई हैं, इसमें यह भी है कि इस दौरान वो मीडिया से रूबरू नहीं होंगे, और क्या शर्तें हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ना तो वो मीडिया से रूबरू होंगे और ना ही इस बारे में जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का उसके बारे में कोई मीडिया से जानकारी देंगे, कुछ भी कहेंगे। दूसरा ये है कि जो गवाह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ ही दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो शर्तें हैं वो कोर्ट ने लगाई है जमानत देने से पहले। इसके साथ साथ जिस तरीके से वो बाथरूम में गिर गए थे और इसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, अभी उनकी हालत किस तरीके की बताई जा रही है? क्या कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और गुरुवार से लगातार उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तो अभी कोई सुधार हुआ है नहीं है, ये इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि ना सिर्फ जो गिरने से प्रॉब्लम आई है वो है, बल्कि उन्हें स्पाइनल प्रॉब्लम भी है और उसकी सर्जरी भी होनी है। तो इसके लिए भी पहले से ही जमानत की जो दलील थी वो दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है और वो बाथरूम में गिरे हैं और जिसके बाद से लगातार आईसीयू में है, तो इन सब चीजों को देखकर कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। जी चलिए नागेंद्र भाटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन में फिर से कोरोना की लहर आ सकती है और लहर इतनी खतरनाक होने की आशंका है कि चीन में जून में हर हफ्ते 6.5 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। यह दावा किया गया है चीन के, आपको बताते चले कि नेशनल क्लिनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज के निदेशक झोंग नानशाक ने। नानशाक का दावा है कि जून तक चीन में 6.5 करोड़ लोग हर हफ्ते कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में अप्रैल महीने से ही कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB को बताया जा रहा है। बता दें कि चीन को यहां पर लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उससे लोग भी भयभीत नजर आ रहे हैं। चीन के एक शहर में एक बायोटेक वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए झोंग नानशाक ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन में मई के अंत तक 4 करोड़ लोग हर हफ्ते कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। यह बड़ा दावा किया गया है। वहीं जून तक यह आंकड़ा 6.5 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी कि एक बार फिर से कोरोना के मामले चीन में बढ़ सकते हैं और लगातार अभी भी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। जब भी आप आसमान में देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यूनिवर्स में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया के सारे खगोलविदों को हैरान कर दिया है। शोधकर्ताओं ने 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा धमाका देखा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। ये हमारे सौर मंडल से 100 गुना बड़ा है। साल 2020 में इसे पहली बार देखा गया था।